स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की सब्जेक्ट केमिस्ट्री का। अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रही थी आपसे, और उस टॉपिक का नाम है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? तो हम उसको एक बार वापस शुरू से यहाँ पे देखते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं? तो देखिए, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह समान होगी। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे कि जब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो ऐसी स्पीसीज सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी वह समान होगी। कैसी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होगी। देखिए, हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर यहाँ पे समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ, जैसे O2 माइनस N3 माइनस F माइनस 1 Na प्लस Mg2 प्लस। अब देखो, इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देख लेते हैं कि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में कितने, सोडियम में कितने और मैग्नीशियम में कितने। तो यहाँ पे जब ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे होगी? समान होगी। तो हम यहाँ पे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनका काउंट करते हैं। तो देखो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। अब वह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसका टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? 10। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण कर रहा है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन का 9 होता है, यह भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, सोडियम है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 11 होता है, यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, आपको समझ में आ गया होगा सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है या फिर नहीं है? समान है, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको आयनिक त्रिज्या के क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। हम इसको आयनिक त्रिज्या के क्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे? तो देखिए, हम इसको जब व्यवस्थित करेंगे तो सबसे बड़ा या फिर परमाणु आकार के अकॉर्डिंग इनको आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा आकार किसका होता है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि एनायन का आकार सबसे बड़ा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी उसका आकार भी सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनायन N3 माइनस में है, तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद आएगा O2 माइनस, फिर उसके बाद आएगा F माइनस, फिर उसके बाद आएगा उसके बाद फिर कैटायन के ऊपर आते हैं हम Na प्लस, और सबसे छोटा आकार होगा Mg2 प्लस, क्योंकि कैटायन का जो आकार होता है वो सबसे छोटा होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये इसका परमाणु आकार के क्रम में इसको इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, या फिर इसको त्रिज्या के क्रम में, आयनिक जो त्रिज्या होती है उसके क्रम में भी हम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं।
देखो इनका परमाणु क्रमांक भी यहाँ पे लिख लो। इस एक वैसे तो सब स्टूडेंट्स को पता ही होगा, इसका 8 होता है, इसका 7, इसका 9, इसका 11 और Mg का मैग्नीशियम का 12। अब देखो यहाँ पे एक फैक्टर और काम करता है, वो फैक्टर क्या है कि यहाँ हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि किसका आकार छोटा होगा, किसका आकार बड़ा होगा। तो देखिए किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, हम यहाँ पे समान इलेक्ट्रॉन ही लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि ये सीरीज है, वो क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो हमें परमाणु क्रमांक देखना है। क्या देखना है? किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक। और हम देखेंगे कि जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा। क्या होगा? जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा है 12, इसलिए इसका साइज सबसे छोटा है। तो हम इसको यदि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में आपसे पूछ ले, आपको सम इलेक्ट्रॉनिक कुछ श्रेणी दे दे, कुछ तत्व दे दे जो कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, फिर आपसे पूछ ले कि इनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो या घटते क्रम में व्यवस्थित करो, तो यह जो अपना नियम है, ये जो नियम मैं बता रही हूँ आपको, यह केवल सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर ही लागू होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है। तो यदि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या समान दिख गई तो आप इस प्रकार से भी परमाणु आकार के क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं कि जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा। मतलब आकार जो होता है किसी भी तत्व का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/z के। z क्या होता है? परमाणु क्रमांक। मतलब जिसका आकार ज़्यादा होगा उसका परमाणु क्रमांक छोटा होगा और जिसका आकार कम होगा, जिसका आकार सबसे या फिर जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा होगा उसका आकार कम होगा और जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा उसका आकार सबसे बड़ा होगा। ये तो आप समझते ही होंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती मतलब आकार परमाणु क्रमांक ज़्यादा, आकार सबसे छोटा, परमाणु क्रमांक सबसे कम, आकार सबसे बड़ा। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा है इसलिए इसका आकार सबसे छोटा है। या फिर जो आयनिक त्रिज्या होती है वो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि अधिक धनावेशित धनायन की आयनिक त्रिज्या का मान कम होगा क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण अधिक होता है। तो देखो Mg2+ है, इसकी आयनिक त्रिज्या का मान सबसे कम होगा क्योंकि यह इस सीरीज में सबसे ज़्यादा धनावेशित है या नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर 2+ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। इसके ऊपर इसका जो चार्ज है वह 2+ है, यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण होगा, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन और नाभिक है उसके बीच में आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आकार कम हो जाएगा और आकार कम होने से उसकी त्रिज्या भी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से अधिक ऋणावेशित ऋणायन जो होता है जिसे N3- मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो आकार बड़ा होगा और त्रिज्या भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से यह जो क्रम है वो आयनिक त्रिज्या का क्रम भी हो गया और परमाणु आकार के बढ़ते क्रम में भी इस प्रकार से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? जब परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। देखिए आकार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/z, मतलब यदि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, यदि कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो हमें परमाणु क्रमांक देखना है। परमाणु क्रमांक के आधार पर ही हम इसके आकार का पता लगाएंगे। कि जिस तत्व का परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा उसका आकार सबसे छोटा होगा क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अब हम इसके आयनिक त्रिज्या के बारे में बात कर लेते हैं कि हम आयनिक त्रिज्या का पता किस प्रकार से निकालने करेंगे। आयनिक त्रिज्या हम किस प्रकार से इनकी आयनिक त्रिज्या के बढ़ते या फिर घटते क्रम में किस प्रकार से इनको व्यवस्थित करेंगे। तो अधिक धनावेशित जो धनायन होता है उसकी आयनिक त्रिज्या का मान कम होता है। अधिक धनावेशित धनायन की आयनिक त्रिज्या का मान कम होगा या कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि इनके नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण अधिक होता है। अब आकर्षण ज्यादा होगा तो आकार कम होगा, आकार कम होगा तो त्रिज्या भी कम होगी। ये धनायन के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। अब ऋणायन के लिए आप खुद लिख सकते हैं, मैं बोल रही हूँ, आप साथ में इसको नोट कर लीजिए कि अधिक ऋणावेशित ऋणायन की त्रिज्या का मान कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है उसके कारण आकार ज्यादा होता है। अब ऋणावेशित है मतलब कि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्स होंगे या फिर प्रतिकर्षण पाया जाता है इनमें, और प्रतिकर्षण होगा तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे तो इनका आकार भी बड़ा होगा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अधिक ऋणावेशित ऋणायन की त्रिज्या का मान ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण के कारण आकार बड़ा या फिर आकार इनका बड़ा होता है। तो ये हमने बात कर ली सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, जो कि हम आयनिक त्रिज्या जो सेकंड भौतिक गुणधर्म था उसमें हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट गुणधर्म पर आते हैं जो कि है अपना आयनन एंथैल्पी। नेक्स्ट 3rd नंबर का भौतिक गुणधर्म है आयनन एंथैल्पी। तो ये आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयन एंथैल्पी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत जो ऋणता होती है वो घटती है, क्या क्या बढ़ता है। तो लास्ट में जब आप सारे गुणधर्म पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, बहुत सारे जब आपके मिक्स हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक एक को क्लियर करते हुए चलना है ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए बेटा, आयनन एंथैल्पी होती है उसे आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। आयनन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी एक ही चीज होती है, आयनन ऊर्जा भी इसे हम कहते हैं। तो देखिए, आयनिक ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, आयनन एंथैल्पी क्या होती है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से बंधा रहता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और नाभिक पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। मतलब परमाणु में जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में आपस में आकर्षण होता है। क्यों होता है आकर्षण पाया जाता है? क्यों पाया जाता है? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए नाभिक धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऋणावेशित होते हैं। धनावेश और ऋणावेश आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक से बंधा रहता है। इन दोनों में आकर्षण बल पाया जाता है। तो देखिए, इन दोनों के बीच में जो बल होता है, देखो इसे एक डायग्राम बना के समझाती हूँ मैं। ये प्रोटॉन है, मतलब ये आपका नाभिक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, नाभिक धनावेशित होता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। अब इनके बीच में जो बल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है या फिर मजबूत होता है, जिसकी वजह से नाभिक इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखता है। नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ कर रखता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो ये बल कार्य करता है, मान लो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बल पाया जाता है, ये बल कैसा होता है, बहुत ही मजबूत होता है। मजबूत होने के कारण ही नाभिक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से
पकड़ कर रखता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो हम यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालना चाहें तो इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो जो ऊर्जा हम बाहर से देते हैं, हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। देखो बेटा, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैंने क्या बताया कि जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन होता है वह एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं, या फिर एक आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, जिससे नाभिक जो होता है ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहें तो इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इनके बीच में जो आकर्षण बल था वह बहुत मजबूत था। इसलिए नाभिक इलेक्ट्रॉन को जल्दी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कुछ ऊर्जा इसको बाहर से देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए देते हैं उसे ही हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वही क्या होती है, आयनन ऊर्जा होती है। या फिर इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो इस प्रकार से होती है कि तटस्थ अवस्था में, तटस्थ अवस्था मतलब क्या होती है, ग्राउंड स्टेट। सबसे निचली जो अवस्था होती है ये ग्राउंड स्टेट होती है, तटस्थ अवस्था जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद में जो अवस्था आती है वो उत्तेजित अवस्था होती है। तो सबसे पहली जो अवस्था होती है वो तटस्थ अवस्था, उसके बाद वाली अवस्था उत्तेजित अवस्था। तो कई बार इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित होकर यहाँ पहुंच जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन तटस्थ अवस्था से उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तटस्थ अवस्था में विलगित गैसीय परमाणु को, विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को, कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं हम, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है या जो ऊर्जा दी जाती है उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तत्व की आयनन एंथैल्पी। तो ये आयनन एंथैल्पी की डेफिनेशन हो गई। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं, मैंने इनको समझते हैं। मैंने विलगित लिखा है, विलगित आइसोलेटेड। इसका मतलब क्या होता है, विलगित का मतलब होता है अकेला परमाणु। क्या होता है विलगित का मतलब, अकेला परमाणु। और गैसीय परमाणु मतलब कि परमाणु कौन सी अवस्था में पाया जाएगा, गैसीय अवस्था में। अब देखो गैसीय अवस्था में क्या होता है, गैसीय अवस्था क्यों लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि गैसीय अवस्था में परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। ये आप सभी को पता होगा, जब हम ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ठोस अवस्था में जो अणु होते हैं बहुत पास पास में उपस्थित होते हैं, द्रव में थोड़े दूर होते हैं, गैस अवस्था में बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। तो गैसीय अवस्था में परमाणु बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे गैसीय अवस्था लेते हैं, गैसीय अवस्था। तो देखो इसको हम अब इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं कि हम आयनन ऊर्जा किस प्रकार से दे रहे हैं, किस प्रकार से कोई परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और हम उसको आयनन ऊर्जा देते हैं। तो देखो हम उसे इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मान लो ये कोई एक परमाणु है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये M+, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
क्योंकि कोई धातु होती है, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, क्या बनाता है, धनायन बनाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन की जो हीट होगी, रिएक्शन की जो ऊष्मा होगी, जो डेल्टा एच या फिर जिसे हम कहें ऊष्मा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊष्मा या फिर जो ऊर्जा हम देंगे, उस हीट को, उस ऊष्मा को ही क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन ऊर्जा। तो जैसे यहाँ पे कोई तत्व था या फिर कोई परमाणु है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इस रिएक्शन की जो हीट होगी वही क्या होगी, अपनी आयनन एंथैल्पी। उसे ही हम क्या कहेंगे, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी डेल्टा एच क्या है, अभिक्रिया की ऊष्मा। अभिक्रिया की जो ऊष्मा होती है उसे ही हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। देखो, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो डेल्टा एच दो प्रकार का होता है। डेल्टा एच जो होता है दो प्रकार का होता है, या तो डेल्टा एच नेगेटिव, या तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। ये डेल्टा एच नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि ऊर्जा बाहर निकल रही है। क्या होगा नेगेटिव का मतलब, कि ऊर्जा बाहर निकल रही है। यदि डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि हम बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, मतलब ऊर्जा हम खुद दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। क्या कर रहा है, ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। तो इसलिए यह जो प्रक्रम होगा वह कैसा प्रक्रम होगा, ऊष्मा शोषी। कैसा होगा, ऊष्मा शोषी, क्योंकि वह ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, इसलिए यह प्रक्रम किस प्रकार का होगा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम। तो अपना जो आयरन एंथैल्पी है वह कैसा प्रक्रम है, एक्सोथर्मिस। एक्सोथर्मस एक तो होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, मतलब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो ये जो प्रक्रम है वह ऊष्माशोषी प्रक्रम है, क्योंकि हम यहाँ पे बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं, एंडोथर्मिक। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आयनन एंथैल्पी है वो किस प्रकार का प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी। मतलब हम इसमें ऊष्मा दे रहे हैं, ऊर्जा हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की हम यहाँ पे ऊर्जा दे रहे हैं, इसलिए यह एंडोथर्मिक अपना प्रोसेस होता है। अब देखिए, आयनन एंथैल्पी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है, यहाँ पे हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पे हम इस बात को एक बार नोट कर लेते हैं कि आयनन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है या फिर धनात्मक होती है। अब धनात्मक क्यों होती है, पॉजिटिव क्यों होती है, यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको बात करी थी कि पॉजिटिव क्या होता है, जब हम बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव होती है। क्योंकि यहाँ पे एक बार इसको लिख लेते हैं, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम ऊर्जा दे रहे हैं या फिर हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे आयनन एंथैल्पी जो होती है अपनी हमेशा पॉजिटिव होती है। या आप लिख सकते हैं ऊर्जा की आवश्यकता होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी इकाई की, इसकी यूनिट की, कि आयनन एंथैल्पी की जो इकाई होती है, इसकी यूनिट है वो क्या होती है। तो इसकी इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर परमाणु या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मतलब एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा लगी या फिर कितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता हुई, वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर परमाणु, या फिर इसे किलो जूल प्रति मोल भी लिख सकते हैं इसकी इकाई को। तो आपको दोनों में से कोई भी एक याद रख लेना। आप वैसे किलो जूल प्रति मोल याद कर लेना, किसकी इकाई आपके लिए इजी रहेगा, किलो जूल, किलो वोल्ट, ये क्योंकि हम कईयों की इकाई
जो होती है वोल्ट में होती है, किलो जूल में होती है, जूल में होती है, तो इसलिए आपको ये याद करने में ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो इसकी इकाई क्या होती है, किलो जूल प्रति वोल्ट। अब देखो हम कुछ तत्वों की आयनन एंथैल्पी देखते हैं कि फर्स्ट आयनन एंथैल्पी क्या होती है, सेकंड आयनन एंथैल्पी क्या होती है, थर्ड आयनन एंथैल्पी क्या होती है, इनको हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखो किसी तत्व से पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा देंगे, सबसे पहले जो हम ऊर्जा देंगे वो क्या होगी, IE1, मतलब सबसे पहली ऊर्जा, फर्स्ट ऊर्जा, उसको हम IE1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसे ये कोई तत्व है या फिर परमाणु है, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो यहाँ जो ऊर्जा देंगे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जो हम ऊर्जा देंगे वो क्या होगी, अपनी IE1, आयनन एंथैल्पी फर्स्ट। उसके बाद में अब यहाँ पे M प्लस आया है, इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। यहाँ से अब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। तो देखो अब यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी। उसके बाद अब हम वापस से M2 प्लस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कि इजीली नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वह कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इजीली वह इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करने देगा, इसलिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं, वैसे वैसे हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली जो हम आयनन ऊर्जा दे रहे थे उसकी मात्रा मानो थोड़ी कम है, उसके बाद में जब हम एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया तो हमें और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में आकर्षण होगा वो बढ़ जाएगा, इनके बीच में ऋणावेश और धनावेश के मध्य आकर्षण ज़्यादा हो जाएगा, तो वह इजीली अपना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालने देगा। इसलिए यहाँ पे जो IE2 की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी। उसके बाद में M2 प्लस में से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से आयनन एंथैल्पी का जो मान होता है वो फर्स्ट का कम होता है, सेकंड का उससे ज़्यादा होता है और थर्ड का उससे ज़्यादा होता है। मतलब लगातार यह मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये क्या आया अपना IE3। तो देखो इसका जो क्रम होता है आयनन ऊर्जा का, आयनन एंथैल्पी का जो क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है कि सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी IE3 की होती है, फिर IE2 की, फिर उसके बाद में IE1। तो हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इससे थोड़ा मुश्किल था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, सबसे ज़्यादा ऊर्जा की यहाँ पे आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब हमने बात कर ली आयनन एंथैल्पी क्या होती है। आयनन एंथैल्पी फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनन एंथैल्पी में से किसकी ज़्यादा होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएंगे वैसे वैसे आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आयनन जो एंथैल्पी होती है या फिर आयनन ऊर्जा होती है वो किन कारकों के ऊपर निर्भर करती है। तो हम यहाँ पे कुछ कारक देख लेते हैं। यहाँ पे कारक आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक या फिर आयनन एंथैल्पी लिख लो, आप आयनिक लिख लो, आयनन लिख लो या आयनिन ऊर्जा लिख लो। आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक होते हैं जो कि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। तो देखिए बेटा कौन कौन से कारक होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कि
जिसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी उसका आकार कैसा होगा, कम होगा। कैसा होगा, कम होगा। मतलब आयनन एंथैल्पी आकार के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी इसे हम समझते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे मैंने एक एटम ले लिया, इसका आकार छोटा है, और यहाँ पे एक दूसरा परमाणु ले लिया, इसका आकार इस पहले वाले से थोड़ा, ये फर्स्ट एटम है, सेकंड एटम है, इससे थोड़ा बड़ा है। तो मतलब एक का साइज कम है और दूसरे का साइज ज्यादा। तो देखो, पहले वाले में नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण है वो ज्यादा होगा। इन दोनों के बीच में आकर्षण ज्यादा, क्योंकि इसका आकार छोटा है इसलिए इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के ज्यादा पास में होंगे, तो आकर्षण ज्यादा होगा। आकर्षण ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका जो आई होगा, आयनन एंथैल्पी होगी, वो कैसी होगी। यदि आकार छोटा है तो आयनन एंथैल्पी कैसी होगी, आई या फिर आयनन एंथैल्पी कैसी होगी, ज्यादा होगी। उसी प्रकार से ये बड़ा परमाणु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरी होगी वो ज्यादा होगी, मतलब आकर्षण होगा वो कम होगा। दूरी ज्यादा तो आकर्षण कम, ज्यादा का निशान है, ये कम का निशान है। मतलब यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उसका आई जो होगा वो ज्यादा होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर हम जिसे कहें आयनन एंथैल्पी का मान होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे कम होगी। तो ये हमने बात करी है आयनन एंथैल्पी के बारे में कि जिसका कोई परमाणु का आकार, आप इस प्रकार से लिख लो, इसको मैं बोल रही हूँ कि किसी परमाणु का आकार कम है तो उसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण ज्यादा होगा, तो हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, हमें ज्यादा ऊर्जा यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो इसका आकार कैसा होगा, छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नाभिकीय आवेश की। दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा जो कारक है वो होता है नाभिकीय आवेश। कि नाभिकीय आवेश आयनन एंथैल्पी को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो देखिए, न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पे आप नाभिकीय आवेश भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, आयनन एंथैल्पी के। आप यहाँ पे लिख लेना नाभिकीय आवेश, यहाँ पे लिख लेना आयनन एंथैल्पी। मतलब नाभिक पर जितना ज्यादा आवेश होगा, नाभिक पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतनी ही ज्यादा हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो जितना ज्यादा नाभिक पर आवेश होगा उतनी ज्यादा उसकी आयनन एंथैल्पी होगी, उतनी ज्यादा हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि नाभिक पर जितना ज्यादा आवेश होगा उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आपको इसको अच्छे से समझना है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आ गया उसको आप सोल्व कर सकते हैं। वैसे इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझने के लिए, आपको अच्छे से समझ आए इसलिए थोड़ा डीपली बता रही हूँ, बाकी अपनी बुक में इतना डीपली नहीं दिया हुआ है। थर्ड हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में
कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो आयनन एंथैल्पी को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो देखो, यदि कोई कक्षक पूर्ण पूरित और अर्धपूरित है या फिर अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि लास्ट सेकंड चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं वह ज्यादा स्थायी होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन नोट कर लीजिए कि यदि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें मिलता है तो वहां एनर्जी या फिर ऊर्जा निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। सॉरी, ऊर्जा क्या, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। ऊर्जा थोड़ी निकाल रहे, ऊर्जा तो हम दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं। अब इस प्रकार से इसको नोट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि ये ज्यादा स्थायी होते हैं। अब ये कौन है? अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं वो स्थायी होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सबशेल इफेक्ट या फिर उपकोष का जो प्रभाव होता है वो किसका सबसे ज्यादा होता है। उपकोष का प्रभाव तो देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रही हूँ मैं किसी तत्व का, तो एक मैंने 2s ले लिया, एक 2p ले लिया। अब आप बताओ इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना किस में ज्यादा टफ है? किस में ज्यादा टफ है? 2s में। 2s में क्यों टफ है? क्योंकि 2s जो कक्षक होता है, 2s कक्षक नाभिक के सबसे ज्यादा पास में होता है। देखो, सबसे नाभिक के पास में s कक्षक, s शेल होती है, वो नाभिक के पास में होती है, फिर p होती है, फिर d होती है, फिर f होती है। मतलब f जो उपकोष होता है, f जो कक्षक होता है वो नाभिक के सबसे ज्यादा दूर होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होगा। तो 2s कक्षक नाभिक के सबसे पास होता है, सबसे पास उपस्थित होता है। इसलिए यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और 2p कक्षक 2s के बाद में आता है, इसलिए 2p कक्षक नाभिक से दूर होगा। तो देखो, जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि SPDF में से किसके जो आयनन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा होगी। तो किसकी सबसे ज्यादा होगी? यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, SP ये चार जो कक्षक होते हैं SPDF कक्षकों में से किसकी आयनन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, या किसकी आयनन जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आयनन एंथैल्पी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर SPDF जो कक्षक है उनको बढ़ते हुए आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करो। तो आप किस प्रकार से व्यवस्थित करोगे? सबसे ज्यादा किसकी होगी? S की, फिर उससे कम P की, उससे कम D की, और सबसे कम किसकी होगी? F की होगी। क्यों होगी? कारण लिखेंगे हम इसका। तो क्या कारण है यहाँ पे? क्योंकि S कक्षक नाभिक के सबसे पास में पाया जाता है, क्योंकि S कक्षक
एस कक्षक नाभिक के सबसे पास होता है। तो जो कक्षक नाभिक के सबसे पास में होता है उसमें और नाभिक के बीच में जो आकर्षण होता है पास होता है वो ज्यादा होता है, पास होता है, इसलिए इसमें तथा नाभिक के बीच में इसके तथा नाभिक के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, पी में उससे कम देनी पड़ेगी, डी में उससे कम और एफ में सबसे कम हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आप यहाँ पे पी डी एफ के भी लिख सकते हैं, ज़्यादा होता है, इसलिए एस कक्षक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एस कक्षक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि एस जो कक्षक होता है वो नाभिक के सबसे ज़्यादा पास में स्थित होता है। अब देखो पी कक्षक होता है वह नाभिक से दूर होता है, इसलिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। पी कक्षक नाभिक से दूर होता है, इसलिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे इक्वेशन दे दिया हमें 3s 3p और 3d, इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉनिक जो आयनन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा होगी? किसकी सबसे ज़्यादा होगी? 3s की। क्वेश्चन लिख लो अब में, किसकी IE ज़्यादा होगी? तो किसकी ज़्यादा होगी? 3s की। 3s की ज़्यादा होगी, क्यों होगी? क्योंकि 3s जो कक्षक होता है वो नाभिक के सबसे पास में होता है, इसलिए यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ज़्यादा ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। तो इसका जो क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा, 3s की सबसे ज़्यादा, 3p की, फिर उससे कम 3d की। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आवर्त में और वर्ग में आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, जो कि मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। अभी तक हमने इसके बारे में थ्योरी पढ़ी है, अब हमें जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आवर्त और वर्ग में आयनन एंथैल्पी में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट डालते हैं, आवर्त और वर्ग में आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन। तो देखिए आवर्त में आयनन एंथैल्पी में क्या चेंजेस आते हैं और वर्ग में क्या परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्त की। तो देखिए आवर्त में आयनन एंथैल्पी किस प्रकार से परिवर्तित होती है। देखिए जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन ऊर्जा होती है वो बढ़ती है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? देखिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे नोट कर लो कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर IE या आयनन एंथैल्पी ज़्यादा या फिर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है।
अब क्यों बढ़ती है इसको हम समझते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक आवर्त के कुछ तत्वों को ले रही हूँ मैं। यहाँ पे सेकेंड आवर्त के तत्व है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यह सेकेंड आवर्त के तत्व है। अब देखो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। और परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं तो साथ में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी। प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक का जो आवेश होगा, नाभिकीय आवेश वह भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगी, हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी होती है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो नाभिक पर जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो आकर्षण बल होता है वह भी बढ़ता है, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो IE का जो मान है, आयनन एंथैल्पी का जो मान है वह भी हमारा ज़्यादा आएगा। तो समझ में आ गया वर्ग में, आवर्त में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ग में कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो वर्ग में आयनन एंथैल्पी में क्या चेंजेज आता है। तो देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आप इस प्रकार से लिखेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर IE या आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। अब कम क्यों होता है इसको हम समझते हैं। देखो जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोश की संख्या बढ़ती है। क्या होता है, कोश की संख्या बढ़ती है। तो कोश की संख्या बढ़ रही है तो आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है तो त्रिज्या कम हो रही है। देखो ये अपना है ली, ना, की, रब, से, फरियाद, ये अपने फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं। तो जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होती है, कोश की संख्या बढ़ती है। ये आप सभी को पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोश की संख्या ज़्यादा और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। तो त्रिज्या कैसी होती है, त्रिज्या भी बढ़ती है। अब आकार बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर हो रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। इनके बीच में जो नाभिकीय आवेश होगा, नाभिकीय आवेश वो भी कम होगा। तो इनकी जो आयनन एंथैल्पी होगी वह भी कम होती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान किस प्रकार से कम होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आवर्त में जो हीलियम तत्व है उसकी आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो हीलियम परमाणु है या हीलियम जो तत्व है उसकी आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है 1s2, मतलब इसका जो कक्षक होता है वो फुलफिल है, पूर्ण पूरित कक्षक है। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी। इसलिए हीलियम की जो आयनन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं पूर्ण पूरित कक्षक है, पूर्ण भरा हुआ है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी।
अब देखो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे सेकंड जो आवर्त के तत्व होते हैं उसको हम एक बार वापस से डिस्कस करते हैं। सेकंड आवर्त के तत्व कौन कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब देखो इसकी जो आयनन एंथैल्पी है वो इस प्रकार से होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, लेकिन इसकी आयनन एंथैल्पी ये नहीं होकर इसका क्रम दूसरा होता है। अब इसका क्रम दूसरा क्यों होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखिए हम सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। लिथियम का कितना होता है? 1s2, 2s1, उसके बाद बेरिलियम का कितना होता है? 1s2, 2s2, बोरोन का होता है 1s2, 2s2, 2p1, इसका होता है 1s2, 2s2, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब देखिए बेरिलियम में और नाइट्रोजन में, बेरिलियम में और नाइट्रोजन में जो कक्षक होते हैं इसमें देखो दोनों कक्षक भरे हुए हैं। एस में 1s2, 2s2, ये 1s की संरचना हो गई, ये 2s की, तो मतलब ये पूर्ण पूरित कक्षक हो गया। किस प्रकार का कक्षक हो गया? पूर्ण पूरित कक्षक। और ये कैसा हो गया? अर्धपूरित कक्षक, क्योंकि इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए हैं, फुलफिल नहीं है। ये कैसा हो गया? अर्धपूरित कक्षक। तो यहाँ कौन कौन से अर्धपूरित कक्षक है, कौन कौन से पूर्ण पूरित कक्षक है? तो इन दोनों के जो आयनन एंथैल्पी होती है वो अपवाद स्वरूप ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था इसके जो कारक जब हमने पढ़े थे, कारक की बात करी थी कि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए उन जो तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए बोरोन की आयनन एंथैल्पी बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती किसकी ज़्यादा है? बेरिलियम की। बोरोन की कम होती है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन की कार्बन से ज़्यादा, ये नाइट्रोजन की जो आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है वैसे हम देखें तो, लेकिन होनी चाहिए सॉरी, जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो ऑक्सीजन की जो आयनन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, लेकिन होनी चाहिए ऑक्सीजन की, लेकिन होती किसकी है? नाइट्रोजन की। क्यों होती है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं तो 2p 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, यह अर्धपूरित कक्षक है, इसलिए इसकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसका जो क्रम होता है वो किस प्रकार से होता है? लिथियम के बाद में आता है बोरोन, क्योंकि बेरिलियम में पूर्ण पूरित कक्षक है इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, बेरिलियम का ज़्यादा होगा बोरोन से, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से। तो पहले आएगा लिथियम, उसके बाद में आएगा बोरोन, फिर आएगा बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। तो इस प्रकार से सेकंड आवर्त में तत्वों का क्रम होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं तक